फिल्म की शुरुआत साल 1964 में होती है, जहां एक बच्चा फ्रैंक न्यूयॉर्क वर्ल्ड फेयर का इन्वेंटर्स कंपटीशन अटेंड करने आया था। वो अपने साथ एक बहुत बड़ा और भारी बैग लेकर वहां आया था। फ्रैंक आशावादी, बुद्धिमान और खुशमिजाज स्वभाव का एक प्यारा लड़का है। वो वहां जाने माने इन्वेंटर और कंपटीशन के एक जूरी मेंबर निक्स को खुद के द्वारा इन्वेंट किया हुआ जेट पैक दिखाता है। वो उन्हें बताता है कि कैसे उसने उस जेट पैक का आविष्कार किया, लेकिन निक्स को फ्रैंक का जेट पैक कुछ खास पसंद नहीं आता। तभी वहां अथीना नाम की लड़की आती है। उसे फ्रैंक और उसका इन्वेंट किया हुआ जेट पैक पसंद आता है। बहरहाल जेट पैक उड़ तो पाता था, लेकिन वो काबू से बाहर था और उसमें अभी भी बहुत सी खामियां थी। इसलिए निक्स फ्रैंक के जेट पैक को कंपटीशन से रिजेक्ट करते हुए उसे बाहर का रास्ता दिखा देता है। ऐसे ही पहले फ्रैंक के पिता ने भी उसके जेट पैक को बकवास बताते हुए उस पर समय बर्बाद न करने की हिदायत दी थी, लेकिन फिर भी फ्रैंक ने हार नहीं मानी थी। लेकिन कंपटीशन से रिजेक्ट होने के कारण फ्रैंक हताश होकर बैठ जाता है। तभी अथीना फ्रैंक के पास आकर बैठती है। वो उसके हाथ में एक पिन थमाती है और उसे चुपके से उसका और निक्स का पीछा करने के लिए कहती है। फ्रैंक उससे पूछता है कि आखिर वो है कौन। इस पर अथीना उससे कहती है कि वो भविष्य है। फ्रैंक उन दोनों का पीछा करने लगता है। निक्स और अथीना कुछ लोगों के साथ एक बोट में बैठ जाते हैं। फ्रैंक उनकी बोट के पीछे एक दूसरी बोट में चोरी छिपे बैठ जाता है। जब उसकी बोट टनल में पहुंचती है, तब एक लेजर उसके पिन को स्कैन कर उसे एक अंडरग्राउंड रास्ते पर भेज देती है। वो बोट एक लिफ्ट के सामने आकर रुकती है। फ्रैंक उस लिफ्ट के अंदर जाता है। उसके अंदर आते ही लिफ्ट के दरवाजे बंद हो जाते हैं और एक वार्निंग सुनाई देती है कि अपना सिर बचाने के लिए जल्दी से हेलमेट पहने। लेकिन छोटे कद की वजह से फ्रैंक हेलमेट तक नहीं पहुंच पाता। फ्रैंक एक पोल से लिपट कर खड़ा हो जाता है। लिफ्ट शुरू हो जाती है और फ्रैंक को लगता है जैसे उसका शरीर दो टुकड़ों में बंट रहा है। अगले ही क्षण में वो खुद को जमीन पर पड़ा पाता है। फिर जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, फ्रैंक खुद को एक अलग ही दुनिया में पाता है। जहां वो खड़ा था, वो जगह शायद बादलों के भी ऊपर बनाई गई थी। वो देखता है कि अथीना एक आधुनिक यान में बैठकर कहीं जा रही है। तभी अचानक से बहुत से कंस्ट्रक्शन रोबोट वहां पर आते हैं। वे मिनटों में नए भवन का निर्माण कर रहे थे। उनसे बचने के चक्कर में फ्रैंक अपने जेट पैक सहित वहां से फिसलकर गिर जाता है। जहां वो गिरता है, वहां उसे एक दूसरा रोबोट मिलता है। वो फ्रैंक से उसका जेट पैक छीन के उसे रिपेयर कर उसकी सारी कमियां हटा देता है। तभी वहां दो टेक्नीशियन आ जाते हैं। पकड़े जाने के डर से हड़बड़ाहट में फ्रैंक का पैर अड़ जाता है और वो दोबारा नीचे गिर जाता है। गिरते हुए किसी तरह से वो अपने जेट पैक तक पहुंच जाता है। तभी उसे बादलों के पार उस दुनिया की एक झलक दिखाई देती है। वो कोई भविष्य की नगरी लग रही थी। किसी तरह वो अपने जेट पैक को पहन लेता है और जमीन पर टकराने से कुछ देर पहले ही जेट पैक को चालू कर पाता है। इसके बाद वो तूफान सा उड़ता हुआ उस भविष्य की नगरी को अपनी आंखों में भरते हुए उड़ता चला जाता है। तभी उसकी नजर अथीना पर पड़ती है और फिर वो गिरते पड़ते निक्स के सामने लैंड करता है। निक्स अभी भी फ्रैंक और उसके जेट पैक से इम्प्रेस नहीं हुआ था। इसके बाद अथीना फ्रैंक का हाथ पकड़ के उसे वो भविष्य की नगरी टुमारो लैंड दिखाती है। इसके बाद कहानी 2015 में आती है और एक लड़की कैसी को दिखाया जाता है। कैसी भी एक आशावादी और बुद्धिमान लड़की है। उसने बहुत कम आयु में ही हमारी गैलेक्सी के कई स्टार्स के नाम याद कर लिए थे। कैसी के पिता नासा में इंजीनियर थे, लेकिन वो नासा के जिस डिपार्टमेंट में काम करते थे, नासा उस डिपार्टमेंट को बंद करने वाला था। उस डिपार्टमेंट की बिल्डिंग को तोड़ने का काम भी शुरू हो गया था। जिस दिन वो बिल्डिंग टूट जाती, उसी दिन से कैसी के पिता भी नौकरी से खाली हो जाते। अपने पिता की नौकरी बचाने के लिए कैसी रोज रात को उस साइट पर जाती और उन बिल्डिंग तोड़ने वाली मशीनों को खराब कर देती, जिससे बिल्डिंग का टूटना एक दिन और आगे बढ़ जाता और कैसी के पिता की नौकरी भी एक दिन और बच जाती। हालांकि उसके पिता को उसकी इन करतूतों की कोई जानकारी न थी। कैसी की इन हरकतों को कोई बड़ी दिलचस्पी के साथ देख रहा था। ये वही छोटी लड़की अथीना थी जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अथीना चोरी छुपे कैसी के हेलमेट से उसका एक बाल निकाल लेती है और उसके डीएनए को पिन से सिंक्रोनाइज कर देती है। यह बिल्कुल वैसा ही पिन था जो अथीना ने पहले फ्रैंक को दिया था। अगली रात कैसी फिर से नासा की साइट में घुसकर मशीन को खराब करने का प्रयास करती है, लेकिन इस बार नासा की सिक्योरिटी पहले से ज्यादा मुस्तैद थी। सिक्योरिटी गार्ड उसके ड्रोन को धर दबोचता है और तभी अचानक वहां पुलिस आकर कैसी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लेती है। किस्मत से उसकी जमानत तो हो जाती है। जब वो पुलिस कस्टडी से अपना सामान ले रही होती है, तब उसके सामान में उसे वही पिन नजर आता है। वो जैसे ही उसे छूती है, अचानक उसके आसपास की जगह एक गेहूं के खेत में बदल जाती है और उसके मुंह से चीख निकल पड़ती है। वो हिम्मत करके फिर से पिन को उठाती है और खुद को फिर से गेहूं के खेत में पड़ी पाती है। दूर उसे एक शहर दिखाई पड़ता है। वो उस शहर में जाने का प्रयास करती है। तभी उसका सर छत से टकरा जाता है और पिन नीचे गिरते ही वो वापस हकीकत में आ जाती है
वो बिना उस पिन को छुए एक कागज की मदद से उस पिन को उठाती है। तभी उसे उसके पिता लेने आते हैं। वे काफी गुस्से में थे। केसी अपने पिता को उस पिन के बारे में बताती है, लेकिन जब उसके पिता उस पिन को छूते हैं तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन केसी के छूने पर वो फिर से उस खेत में पहुंच जाती है। केसी के पिता को लगता है कि केसी नशे कर रही है और वो चिढ़कर उससे वो पिन ले लेते हैं। उस रात केसी चुपके से अपने पिता के रूम में जाकर वो पिन वापस ले लेती है। फिर वो अपनी साइकिल लेकर रोड पर पहुंचती है। वो पिन को छूकर उस शहर की दिशा और अंतर का अनुमान लगाती है और उसी दिशा में अपनी साइकिल लेकर चल पड़ती है। खाली खेत में पहुंचकर वो फिर से पिन को छूती है। पिन को छूते ही वो खुद को उस शहर के मध्य में पाती है। उस शहर की पहली झलक से कैसी की आंखें फटी की फटी रह गई। वो शहर अपने आप में विज्ञान का एक चमत्कार था और अजूबों से भरा हुआ था। कैसी घूमते घूमते टेस्ला स्टेशन पहुंच जाती है। ट्रेन में खड़ी औरत केसी को अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन जब केसी उससे बातें करने की कोशिश करती है तो वो उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। थोड़ी देर बाद उसकी पिन आवाज करती है। पिन के पीछे एक टाइमर होता है जो दिखाता है कि अब उसके पास सिर्फ 2 ही मिनट बचे हैं। थोड़ी देर बाद जब ट्रेन रुकती है, कैसी एक एस्ट्रोनॉट लड़की के पीछे चली जाती है जो कैसी को उसके साथ अंतरिक्ष की यात्रा पर चलने के लिए कहती है। जब कैसी उनकी तरफ बढ़ रही होती है, पिन का समय खत्म हो जाता है, जिससे वो हकीकत में आते हुए खुद को एक नाले में चलती हुई पाती है। घर पहुंचते ही कैसी इंटरनेट पर उस पिन के बारे में खोज करती है। काफी मशक्कत के बाद उसे फाइनली उस दुकान की वेबसाइट मिलती है जो इन पिन को खरीदते बेचते थे। वो उस शॉप पर जाने का ठानती है। वो अपने भाई से कहती है कि वो पिताजी से कह दे कि वो कैंपिंग पर गई हुई है। अगले दिन कैसी उस शॉप के लिए निकल जाती है। उसके जाने के कुछ समय बाद अथीना कैसी के घर आकर उसके भाई से कैसी के बारे में पूछती है। कैसी का भाई पहले तो उसे कुछ नहीं बताता, लेकिन जब अथीना उसे विश्वास दिलाती है कि वो कैसी की मदद करने आई है, वो उसे उस शॉप के बारे में बता देता है जहां कैसी जा रही थी। उधर कैसी उस शॉप में पहुंच जाती है। वो शॉप के मालिक को वो पिन दिखाती है। वे लोग उससे पूछते हैं कि उसे ये पिन किसने दिया। जवाब में कैसी उनसे कहती है कि पहले वे उसे इस पिन के बारे में पूरी जानकारी दें। तब शॉप का मालिक उससे कहता है कि जरा सोचो क्या होगा अगर इस दुनिया के सारे जीनियस, आर्टिस्ट, वैज्ञानिक एक साथ एक जगह आ जाएं और साथ में मिलकर इस दुनिया को बदलने की ठान लें। लेकिन उन्हें ये सब करने के लिए कोई गुप्त जगह चाहिए होगी जहां वे लोग पॉलिटिक्स, लालच और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर काम कर सकें। ऐसी ही जगह है टुमारोलैंड, जहां दुनिया के सबसे प्रतिभावान इंसान साथ मिलकर ऐसे आविष्कार करते हैं जिन्हें हम सिर्फ सपनों में ही सोच सकते हैं। वे लोग खुद को प्लस अल्ट्रा बुलाते हैं। किसी को भी पता नहीं कि टुमारोलैंड कहां पर है और बाहरी इंसान टुमारोलैंड को सिर्फ इस पिन के द्वारा ही देख सकते हैं। वे आगे बताते हैं कि कुछ सालों पहले उन्होंने एक अफवाह सुनी थी कि टुमारोलैंड को आम लोगों के लिए खुला किया जाएगा, लेकिन फिर ऐसा नहीं हुआ। वजह किसी को नहीं पता। इसके बाद वे केसी को एक बार फिर से पूछते हैं कि उसे ये पिन किसने दिया। केसी कहती है कि उसे ये पिन किसी ने नहीं दिया। केसी उन्हें ये पिन उसे किस तरह मिला है ये बता देती है, लेकिन शॉप के मालिकों को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। एकदम से मालिकों के हाव भाव बदल जाते हैं और वे केसी को बंदी बनाने की कोशिश करते हैं। केसी छुपने की कोशिश करती है, लेकिन वे लोग उसे ढूंढ ही लेते हैं। वे उस पर अपनी फ्यूचरिस्टिक गन से प्लाज्मा रेस छोड़ते हैं कि तभी अथीना वहां आकर एक टाइम बॉम्ब फेंक देती है। ये अनोखा टाइम बॉम्ब वक्त को थोड़ी देर के लिए रोक देता है। अथीना केसी को वहां से भागने के लिए कहती है क्योंकि बॉम्ब का असर सिर्फ कुछ समय तक ही रहेगा। फिर अथीना, केसी और उन दोनों शॉप ओनर्स के बीच एक घमासान युद्ध होता है। अंत में अथीना शॉप के मालिकों की चीथड़े उड़ा देती है। पता चलता है कि वे दोनों तो रोबोट्स थे जो कुछ ही सेकंड्स में सेल्फ डिस्ट्रक्ट होते हुए फट जाते हैं। केसी और अथीना बाल बाल बचते हैं। फिर वे दोनों एक चुराई हुई कार में उस शहर से निकल जाते हैं। शॉप में विस्फोट की खबर पाकर पुलिस वहां तफ्तीश करने आती है। तभी वहां कुछ और रोबोट्स आ जाते हैं और वे पुलिस के साथ साथ शॉप के टुमारोलैंड से जुड़े सारे सबूत मिटा देते हैं। कार में केसी को पता चलता है कि अथीना खुद एक रोबोट है और उसका काम है टुमारोलैंड के लिए काबिल कैंडिडेट्स को ढूंढना, और उसी ने केसी को वो पिन दी थी। वो केसी को बताती है कि टुमारोलैंड हकीकत में है, लेकिन धीरे धीरे नष्ट होने की कगार पर है और उसे नष्ट होने से बचाने के लिए उसे केसी की मदद चाहिए। केसी उसे टुमारोलैंड के पतन का कारण पूछती है। इस पर अथीना जवाब देते हुए कहती है कि वहां के वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा बना दिया जिसे नहीं बनाना चाहिए था। इससे ज्यादा वो केसी को कुछ नहीं बताती। केसी उससे पूछती है कि अब वे कहाँ जा रहे हैं। अथीना बताती है कि वे उस आदमी के पास जा रहे हैं जो उन्हें टुमारोलैंड ले जा सकता है। उस आदमी का नाम है फ्रैंक वॉकर।
थकावट की वजह से केसी की आंख लग जाती है। जब वो जागती है तो खुद को रोड पर पाती है और अथीना कार लेकर भाग रही होती है। कैसी देखती है कि अथीना ने उसे फ्रैंक के घर के बाहर छोड़ा है। फ्रैंक के घर के बाहर उसका सामना एक खूंखार कुत्ते से होता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो समझ जाती है कि ये सिर्फ एक होलोग्राम है। वो दरवाजे पर लगे कैमरे पर पिन दिखाती है और दरवाजा खोलने बोलती है। जवाब में दरवाजे पर एक तेज ब्लास्ट होता है और कैसी पीछे फेंक दी जाती है। दरवाजे से एक आदमी बाहर आता है जो खुद फ्रैंक था। फ्रैंक अब बूढ़ा हो चुका था। फ्रैंक जो बचपन में आशावादी और खुश मिजाज हुआ करता था, उसकी आंखों में अब निराशा के अलावा कुछ नहीं था। फ्रैंक केसी को बिना कुछ पूछे यहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। वो उसे बताता है कि पिन को छूने के बाद जो भी तुमने देखा वो सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट थी, जिसे दशकों पहले रिकॉर्ड किया गया था, जब टुमारोलैंड को बाहरी लोगों के लिए खुला किया जाने वाला था। हकीकत में कभी ऐसा नहीं हो पाया। केसी उसे अथीना के बारे में बताती है। अथीना का नाम सुनते ही फ्रैंक और चिढ़ जाता है और केसी को यहाँ से निकलने के लिए कहकर घर के अंदर चला जाता है। लेकिन केसी हार नहीं मानती और फ्रैंक के दरवाजे के सामने बैठी रहती है। उसे फ्रैंक के घर से काफी सारे वायर्स निकलते दिखते हैं। जब वो उन वायर्स का पीछा करती है तो देखती है कि घर के एक तरफ सारे एंटीना लगे हुए थे। वहीं उसे एक ट्रैक्टर खड़ा दिखाई देता है। उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। वो उस ट्रैक्टर में आग लगा देती है। जैसे ही फ्रैंक आग बुझाने बाहर आता है, कैसी मौके का फायदा उठाकर उसके घर में घुस जाती है और दरवाजा अंदर से लॉक कर देती है। अंदर केसी को एक रिकॉर्डिंग डिवाइस मिलता है जो फ्रैंक का बचपन दिखाता है। उसमें वो अथीना को हंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन असफल रहा। उस समय उसे पता नहीं था कि अथीना एक रोबोट है। तभी केसी को उस कमरे से कुछ आवाजें आती है। उस कमरे में काफी सारी टीवी स्क्रीन्स लगी हुई थी। उन सारी स्क्रीन्स पर दुनिया भर की सभी समस्याएं दिख रही थी। बढ़ती हुई आबादी, युद्ध, एटॉमिक ब्लास्ट, नैसर्गिक आपत्तियां। वहीं पर एक टाइमर लगा हुआ था जिसमें 59 दिनों से उल्टी गिनती शुरू थी। फ्रैंक एक दूसरे रास्ते से घर में वापस आ जाता है। कैसी उसे उन टीवी स्क्रीन्स के बारे में पूछती है। साथ ही वो उसे टुमारोलैंड को छोड़कर यहाँ रहने का कारण पूछती है। पहले तो फ्रैंक उसे कुछ भी बताने से इनकार करता है, लेकिन उसके बार बार पूछने पर वो उसे बता देता है कि उसने टुमारोलैंड को नहीं बल्कि उसे वहां से निकाला गया है। उसने वहां एक ऐसी मशीन का निर्माण किया था जो आपके भूत एवं भविष्य का 100% सटीक अनुमान लगा सकती थी, जिसे वे लोग मॉनिटर कहते थे। और उस मॉनिटर ने बताया कि आज से 60 दिनों बाद ये दुनिया नष्ट हो जाएगी। जिसके बाद फ्रैंक और बाकी वैज्ञानिकों ने तो हार मान ली और दुनिया को बेहतर बनाने का विचार त्याग दिया। लेकिन कैसी इस बात पर अपनी असहमति दर्शाती है। उसका मानना है कि हम एक मशीन के कहने पर कैसे हार मान लें, हम खुद अपनी तकदीर लिखते हैं। उसके ऐसा कहते ही स्क्रीन पर से संभावना 100% से कुछ प्रतिशत नीचे आ जाती है और स्क्रीन से तबाही का एक चित्र हटकर उसकी जगह एक साफ आसमान का चित्र दिखने लगता है। दरअसल मॉनिटर किसी भी चीज के भूत भविष्य का अनुमान लगाने के लिए पहले उस चीज से संबंधित सारा डेटा कलेक्ट करता था और उस डेटा के अनुसार वो उस चीज के भूत भविष्य का अनुमान लगाता था। क्योंकि मॉनिटर को पता था कि जो वैज्ञानिक दुनिया को बचा सकते हैं उन सभी ने हार मान ली है। इस वजह से उसने दुनिया के अंत की संभावना 100% बताई थी। लेकिन कैसी के आशावादी विचारों से ये संभावना कुछ प्रतिशत कम हो गई थी। ये देखकर फ्रैंक हैरान हो जाता है। तभी वो देखता है कि कुछ रोबोट्स उसके घर के सामने खड़े हैं। वे केसी को उन्हें सौंपने के लिए कहते हैं और ऐसा ना करने पर वे उसे भी मारने की धमकी देते हैं। लेकिन फ्रैंक ऐसी विपदा के लिए पहले से ही तैयार था। उसने पहले से ही सारे घर में बहुत सारे ट्रैप्स लगा रखे थे। वे सभी रोबोट्स को खत्म करते हैं और बाथरूम में बनाए एस्केप पॉड की मदद से घर के बाहर एक तालाब में लैंड करते हैं और घर विस्फोट में उड़ जाता है। अथीना वहां पे उन्हें लेने आती है। अथीना और फ्रैंक 30 सालों बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। हालांकि फ्रैंक उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। दरअसल बचपन में फ्रैंक एथीना से मोहब्बत कर बैठा था और जब उसे एथीना के रोबोट होने की सच्चाई पता चली तो उसका दिल टूट गया। फिर वे एक ट्रेलर में पहुंचते हैं जहां फ्रैंक की टेलीपोर्टेशन मशीन रखी हुई थी। यहां से टेलीपोर्ट होकर वे एक ऐसी जगह जाने वाले थे जहां से टुमारोलैंड जाने का मार्ग खुलता था। वे टेलीपोर्टेशन मशीन में बैठ जाते हैं और टेलीपोर्टेशन मशीन उन्हें उनके डेस्टिनेशन पर पहुंचा देती है। वहां पहुंचने पर कैसी हैरान रह जाती है। वो जगह कुछ और नहीं बल्कि आईफिल टावर था। एक गार्ड को बेहोश करने के बाद वे तीनों एक रूम में पहुंचते हैं जहां विश्व के प्रसिद्ध आविष्कारक टेस्ला, एडिसन, जूल्स और गुस्ताव आईफिल के पुतले रखे हुए थे। फ्रैंक उन्हें बताता है कि इन्हीं चारों ने अल्ट्रा प्लस का गठन किया था। यही चारों टुमारोलैंड के संस्थापक हैं। फ्रैंक आगे बताता है कि आईफिल टावर कोई स्मारक नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा एंटीना है जिसे गुस्ताव आईफिल ने टेस्ला के कहने पर बनाया था।
टेस्ला आईफिल टावर के सारे फ्रीक्वेंसीज की जांच करना चाहते थे, जिसमें दूसरे डायमेंशंस की फ्रीक्वेंसी भी शामिल थी। ऐसे ही उन्होंने एक दूसरे डायमेंशन की फ्रीक्वेंसी पकड़ी और उस डायमेंशन में उन्होंने टुमारोलैंड का निर्माण किया। इन चारों ने आईफिल टावर में एक गुप्त मार्ग बनाया था जो टुमारोलैंड तक जाता था। फिर फ्रैंक अपने साथ लाए एडिसन ट्यूब को एक ग्रामोफोन में लगाकर उसे चालू करता है, जिससे टावर के सतह से एक रॉकेट उभरता है और फिर वो उसमें बैठकर टुमारोलैंड की ओर निकल पड़ते हैं। पहले उनका स्पेसशिप अंतरिक्ष में जाता है, फिर वापस पृथ्वी की ओर तेज गति से लौटता है और इस डायमेंशन को फाड़ते हुए टुमारोलैंड डायमेंशन में पहुंच जाता है। आखिरकार वे लोग टुमारोलैंड पहुंच जाते हैं और केसी पहली बार टुमारोलैंड में अपने कदम रखती है। लेकिन जैसे उसने टुमारोलैंड की कल्पना की थी, टुमारोलैंड इसके बिल्कुल विपरीत एक निर्जन और निराश जगह दिख रही थी। इतने सालों में टुमारोलैंड बहुत बदल गया था। तभी वे लोग टुमारोलैंड के सुरक्षा बेड़े को उनकी ओर आता देखते हैं। फ्रैंक अथीना को एक बहुत शक्तिशाली बम छुपाने के लिए देता है, जिसे वो अपनी सुरक्षा के लिए लेकर आया था। सुरक्षा बेड़े के साथ आया निक्स उनका स्वागत करता है, जो अब उस शहर का गवर्नर बन चुका था। फ्रैंक निक्स को बताता है कि कैसी दुनिया का भविष्य बदल सकती है। निक्स उन्हें मॉनिटर के अंदर ले जाता है, जहां से भूत भविष्य की घटनाओं को देखा जा सकता था। कैसी भविष्य देखती है जहां हर तरफ तबाही और लाचारी है और दुनिया खत्म होने के कगार पर है। दूसरे डायमेंशन में होने की वजह से टुमारोलैंड इस तबाही से सुरक्षित था। इस तबाही से पृथ्वीवासियों को बचाने के लिए कैसी निक्स से पृथ्वीवासियों को टुमारोलैंड में पनाह देने की गुजारिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता और इस तबाही के लिए पृथ्वीवासियों को ही जिम्मेदार मानता है। लेकिन कैसी अभी भी अपनी बात पर अडिग थी कि उन्हें हार नहीं माननी चाहिए और इस तबाही को रोकने के लिए कुछ करना चाहिए। उसके इतना कहते ही कुछ क्षणों के लिए मॉनिटर पर तबाही की जगह एक सुंदर भविष्य का चित्र आ जाता है। ये देख फ्रैंक निक्स को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन निक्स उसे बेहोश कर देता है। फ्रैंक के होश आने पर अथीना उसे बताती है कि शायद निक्स ने दुनिया की तबाही को लेकर अपना मन बना लिया है। केसी भी वहीं रुआसी होकर बैठ जाती है। तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है कि हो सकता है मॉनिटर भविष्य का अनुमान लगाने के साथ साथ उस अनुमान को लोगों के दिमाग में ब्रॉडकास्ट भी करता हो, क्योंकि मॉनिटर के सिग्नल इतने स्ट्रांग हैं कि इंसानी दिमाग भी उन सिग्नल को रेडियो की तरह पकड़ लेगा, जिस वजह से लोगों के दिमाग में तबाही के विचार आते होंगे। उदाहरण के लिए अगर मॉनिटर ने अनुमान लगाया कि दुनिया की तबाही एटम बॉम्ब से होगी और इस अनुमान को मॉनिटर ने लोगों के दिमाग में ब्रॉडकास्ट कर दिया, तो एक तरह से मॉनिटर लोगों के दिमाग में ये आइडिया डाल रहा है जिस पर लोग अनजाने में काम कर रहे हैं और अपनी तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मतलब अगर वे मॉनिटर को बंद कर देते हैं तो ये तबाही टल सकती है। इस जानकारी को निक्स को बताने तीनों उसके पास जाते हैं। निक्स उन्हें उनकी दुनिया में वापस भेजने की तैयारी कर रहा होता है। वे तीनों निक्स को मॉनिटर को बंद करने की गुजारिश करते हैं, लेकिन निक्स साफ इनकार कर देता है। यहाँ तीनों को पता चलता है कि निक्स ही मॉनिटर के द्वारा लोगों के दिमाग में तबाही के विचार डाल रहा था। निक्स बताता है कि जब मॉनिटर ने दुनिया के तबाही की भविष्यवाणी की, तब निक्स ने इस भविष्यवाणी को सीधे लोगों के दिमाग में डालना शुरू किया ताकि लोग डर कर इस तबाही को रोकने के लिए कुछ कदम उठाएं। लेकिन हुआ इसके ठीक विपरीत। लोगों ने इन तबाही के विचारों को अपनाना शुरू किया, इन पर मूवीज बनाई, वीडियो गेम्स बनाए, लेकिन इस तबाही को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। इस वजह से निक्स ने भी अपने हाथ खींच लिए और लोगों को उनके हाल पे छोड़ दिया। और इन लोगों की वजह से टुमारोलैंड भी बर्बाद ना हो जाए, इसलिए बाहरी लोगों के लिए टुमारोलैंड के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। निक्स तीनों को एक पोर्टल से उनकी दुनिया में वापस जाने के लिए कहता है। तभी फ्रैंक निक्स का ध्यान भटकाता है और अथीना ने जो बॉम्ब छुपा कर रखा था उससे मॉनिटर को उड़ाने के लिए कहता है, लेकिन उनकी ये कोशिश असफल हो जाती है और निक्स गुस्से में फ्रैंक पर गोली चला देता है। फ्रैंक की जान बचाने के लिए अथीना वो गोली अपने सीने पर ले लेती है। जब फ्रैंक अथीना को बचाने उसे रिपेयर सेंटर में ले जाने लगता है, तब अथीना उसे रोकती है। उस गोली ने अथीना को भारी नुकसान पहुंचाया था, जिससे अब वो रिपेयर नहीं हो पाएगी। शटडाउन होने से पहले वो फ्रैंक को उसके लिए बचाकर रखी एक रिकॉर्डिंग सुनाती है, जिसमें वो कह रही होती है कि बच्चा फ्रैंक उसे मन ही मन चाहने लगा था, लेकिन उसने उस समय फ्रैंक से ये बात छुपाई कि वो एक रोबोट है और प्यार की भावना को महसूस नहीं कर सकती है, क्योंकि वो फ्रैंक को आहत कर उसकी काबिलियत को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। इसके बाद अथीना फ्रैंक से कहती है कि उसका सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा और वो एक भीषण धमाके के साथ फट जाएगी। वो फ्रैंक को उसके शरीर का इस्तेमाल कर मॉनिटर को उड़ाने के लिए कहती है। फ्रैंक अथीना को अपने जेट पैक की मदद से मॉनिटर तक लेकर जाता है
अथीना को वहां छोड़ने से पहले अथीना उसे फाइनल गुड बाय कहती है। फ्रैंक उसे वहां छोड़ देता है और वो पूरे मॉनिटर को तबाह कर देती है। मॉनिटर का एक हिस्सा नेक्स पर जाकर गिरता है जिसमें वो मारा जाता है। इस घटना के बाद फ्रैंक और केसी डिसाइड करते हैं कि वे बेहतर भविष्य की दुनिया बनाएंगे। मदद के लिए केसी अपने पिता को भी टुमारोलैंड ले आती है। वहीं फ्रैंक बड़ी मात्रा में पिन का प्रोडक्शन करता है। फिर वे अथीना की तरह छोटे रोबोट्स को रिक्रूट कर उन्हें सभी पिन दे देते हैं और उन्हें पूरी दुनिया भर में भेजते हैं। फिर रोबोट्स वो पिन उन लोगों को देते हैं जो वाकई में उस पिन के सच्चे हकदार हैं, जिनके जीवन में आशा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो जो सपने देखना जानते हैं। और इस तरह ये फिल्म यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देखते देखते इसमें खो गए थे और आपको ये वीडियो अच्छा भी लगा तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हम ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लेकर आ पाएं। धन्यवाद।